Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. इस सेशन में हम स्टडी करेंगे why the cell is known as basic unit of structure and function, what is division of labor, और फिर उसी की continuity के अंदर what are the main parts of the cell, cell के बुनियादी हिस्से कौन कौन से हैं और centrifugation. Alright. So details के लिए let's move to the whiteboard. Okay, the question is why cell is the unit of structure and function. तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा आंसर है. सेल चूंकि यूनिट है तो यूनिट्स जो हैं पहले नंबर पे तो स्ट्रक्चरल यूनिट. इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे बहुत से बिल्डिंग्स हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे यूनिट्स ब्रिक्स पे मुश्तमिल हैं, ईंटों से बनी हुई हैं या ब्लॉक से बनी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो अज्साम हैं, जो हमारी बॉडीज हैं, दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो साख्त के एतबार से हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है. हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स हैं, स्किन के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, आंखों के अंदर कोन्स और रॉड्स के सेल्स हैं. लेकिन ये सब के सब सेल्स चूंकि बना रहे हैं साख्तों को, इस वजह से हम कहते हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स. फिर इसी तरह हर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. मसलन जैसे अभी मैंने आपको बताया मस्कुलर सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, ये जो हमारा पूरे का पूरा ढांचा है, इनकी जितनी भी हरकतें हम लोग परफॉर्म करते हैं वो स्मॉलेस्ट मूवमेंट्स हैं. हमारी आईलिड्स की मूवमेंट्स हो सकती हैं या हमारी बॉडी की जो बड़ी मूवमेंट्स हैं, मूव करना और रनिंग और जितने भी हम लोग एथलेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उस सब के अंदर मसल्स का एक बड़ा अहम किरदार है. तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि द सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स. फिर इसी के लिए एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, और वो क्या है कि द सेल्स दे कैन परफॉर्म almost all of the activities of life. That's why they are known as functional unit. For example, respiration है, for example, metabolic activities हैं, और digestion है, enzyme activities हैं. ये सब के सब चूंकि perform कर रहा है cell, तो that's why it is also known as the functional unit. Okay? यहाँ पे multicellular organization की अगर हम बात करें तो एक बड़ा ही technical point है, that is known as division of labor. Because humans and plants, they are multicellular living organisms. तो जो multicellular living organisms हैं उनके अंदर ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा जानदार एक ही तरह के सेल्स का बनाओ. हमारे अंदर एक वैरायटी है, एक डाइवर्सिटी है सेल्स की. तो जितनी इकसाम के सेल्स हैं उतनी ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिफाइड गोल के लिए. और यूनिफाइड गोल क्या है कि अगर मैं अपनी बॉडी को ऑर्डर देता हूं कि आई हैव टू सर्वाइव, मुझे जिंदा रहना है, तो उस जिंदा रहने के लिए मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं, उन बहुत सारे टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल्स काम कर रहे हैं और वो सेल्स मिल के काम कर रहे हैं. दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, द गैसियस एक्सचेंज सिस्टम, the nervous system, the muscular system, the skeletal system, ये सब systems जो हैं मिल के काम कर रहे हैं. और इन सब systems के अंदर इनके individual cells, जो इनफरादी cells हैं, वो सब के सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन एक गोल को अचीव करने के लिए. तो इसलिए हम कहते हैं this is known as division of labor. Alright? So इसकी easiest definition मैं आपको बताता हूँ कि how you can define the division of labor. The cells are specialized to perform different but specific functions. All right? मुख्तलिफ इक़साम के सेल्स हैं लेकिन मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक यूनिफाइड गोल है जिसको अचीव करना है. दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर.
इसको अगर हम इंडिविजुअली एनिमल्स और प्लांट्स के कुछ सेल्स की एग्जांपल से समझें तो मजीद आपको अच्छी तरह से समझ आ सकती है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं एनिमल सेल्स की, और फिर इसके साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे प्लांट सेल्स की। सो नंबर 1 इन एनिमल सेल्स, अभी जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, द फर्स्ट वन आर द मसल सेल्स। मसल सेल्स primarily their function is to contract and relax. Contraction and relaxation. Contract और relax करने की वजह से हमारी bones, हमारा skeleton हरकत में आ जाता है, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी activities, बहुत सारे जो अपने normal routine के काम हैं वो perform करने के काबिल हो सकते हैं। Okay students, the second one is the nervous cell, और इंडिविजुअल है तो इसलिए हम कहेंगे नर्व सेल। द नर्व सेल, व्हाट इज इट डूइंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? हमारी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारे नर्व सेल्स मिलके, तो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पे कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। इंपल्सेस वो मैसेजेस जो बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से वापस इफेक्टर्स की तरफ यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ जा रहे हैं, that are known as impulses. All right? अब मसल सेल्स हैं, फिर उसके बाद नर्व सेल्स की हमने बात की है। नंबर 3 we have glandular cells. Glandular cells, they are responsible to produce different types of secretions. इसके लिए कोई एग्जांपल आ रही है आपके ज़हन में? Yes, we can say the gastric cells. Gastric cells inside the stomach, जो हमारे stomach के अंदर gastric cells हैं, they are releasing the gastric juice. Gastric juice की वजह से हम अपना खाना हजम करने के काबिल हो सकते हैं। Alright? Then number 4, red blood cells. इसकी वजह से हमारा खून जो है वो हमें रेड कलर में नजर आ रहा है। They can also be abbreviated as RBCs, red blood cells. तो red blood cells का क्या फंक्शन है? बहुत सिंपल सा आसान सा फंक्शन है इनका हमारी बॉडी में, और क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, हमारे लंग्स में से जो एयर इनहेल की है हमारी बॉडी ने, उसमें से ऑक्सीजन को अपने ऊपर अटैच करना और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ऑलराइट, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोई भी एक तरह के सेल हमारी बॉडी में कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है एज अ होल सर्वाइव कर रही है, तो हम कहेंगे दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। ऑलराइट, फिर कुछ एग्जांपल्स इसी तरह हम ले लेते हैं प्लांट्स में से। सो द प्लांट सेल्स, कोई एग्जांपल्स आपके माइंड में आ रही हैं? Alright, the first one is the xylem. Xylem and phloem, मशहूर ज़माना compound tissues इनको हम बोलते हैं, but individually they are also made up of cells. तो हम कहेंगे xylem cells and phloem cells. Alright, xylem is responsible for conduction of water and dissolved minerals inside it. Okay? एक अहम बात मैं यहां पे बताता चलूं आपको कि जाइलम में हमेशा जो वाटर का फ्लो है that is known as unidirectional flow. वो हमेशा रूट्स से लीव्स की तरफ या अपर एरियल पार्ट्स की तरफ होता है, तो that is known as unidirectional flow of water. Okay? फिर the second conducting cells inside the plants, they are phloem cells. Phloem, they're responsible for translocation of sugars. Okay, sugars को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। Sometimes leaves अगर sugars बना रहे हैं तो वहां से वो sugars को उठाएंगे और किसी दूसरी जगह जाके स्टोर कर देंगे, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्टोर्ड जगह से शुगर को उठाया जाए
और किसी और जगह पे जाके डंप कर दिया जाए. दिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्लोएम. ऑलराइट, देन नंबर 3, वो टिश्यूज जिनकी वजह से शुगर्स बन रही हैं, दैट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा. ओके, क्लोरेन्काइमा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of glucose inside the leaves. Okay, क्लोरेन्काइमा, उसके नाम से आपको आइडिया होना चाहिए कि it is the chloroplast and chlorophyll containing cell. Then sclerenchyma. Sclerenchyma, it provides support to the plant cells. Okay, then we have parenchyma. Parenchyma, it stores surplus यानी कि इजाफी फूड. जो खुराक सेल की या प्लांट की अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा है उसको फिर पेरेन्काइमा सेल्स और पेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है. ये हैं कुछ प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स: जाइलम, फ्लोएम, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और टेक्निक स्पेशली जो है ये आपको समझनी चाहिए. आपके फ्यूचर में रिसर्च पर्पसेस के लिए आपके काम आएगी ये वाला टॉपिक. ऑलराइट, सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन को सबसे पहले नंबर पे मैं डिवाइड करने लगा हूं इनटू डिफरेंट स्टेप्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज आइसोलेशन. इसको समझें कि ये क्या चीज है. आइसोलेट कर देना, अलहदा कर देना. द सेकेंड वन इज फ्रैक्शनेशन. किसी चीज को उसके मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना. दिस इज नोन एज फ्रैक्शनेशन. देन इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड टर्म है ये, और वही यहां पे अप्लाई होगा मेन प्रिंसिपल. लेकिन मैकेनिज्म क्या है इसका ये मैं अभी आपको समझाता हूं. ओके, सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ दिस टेक्निक जो आपने अपने जहन में रखने हैं. सबसे पहले नंबर पे जो आइसोलेशन है वो सिंपल सी बात, अलहदा कर दो किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसके सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट, सेल्स के कंपोनेंट्स को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको उसके ओरिजिनल लिविंग सोर्स से अलहदा कर देंगे. ऑलराइट, दिस इज द आइसोलेशन. ओके, फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप इसमें हम करते हैं दैट इज अ टेक्निक जिसमें हम कोई भी सिंपल सा ब्लेंडर यूज कर सकते हैं या होमोजेनाइजर यूज कर सकते हैं. अब उसमें क्या किया जाता है कि उस बड़े पार्ट ऑफ द टिश्यू को छोटे 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 बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी होता है ताकि उसके कंपोनेंट्स को मजीद डिटेल में ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके. उसकी स्टडी जो है वो पॉसिबल हो सके अंडर द माइक्रोस्कोप और लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में मेन प्रिंसिपल जो अप्लाई किया जाएगा यहां पे दैट इज व्हाट के सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी ग्रेडियंट्स. जो चीजें हैवी होती हैं वो हमेशा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आपको नजर आती हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक सीक्वेंस लिखूं कुछ ऑर्गेनेल्स का, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, द सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, द थर्ड वन lysosomes, and the fourth one ribosomes. All right, size के लिहाज से in all of these 4 organelles, nucleus is the biggest and the ribosomes they are the smallest. Okay, तो अब ये जो चारों के चारों organelles हमें नजर आ रहे हैं within the cell, तो इनके अंदर कोई differentiation नहीं है. डिफरेंशिएशन एज इन कि इनको कोई अलग अलग कंपार्टमेंट्स में नहीं रखा जाता. सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है ये, बट जब हमने इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन स्टडी करना है
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज कि हम इनको अलहदा से आइसोलेट करें और फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को अपनाया जाता है और सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज करते हुए these organelles they are separated। न्यूक्लियस चूंकि सबसे ज्यादा हैवी होता है तो ये उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको सबसे नीचे नजर आएगा, ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि हैवी है तो दैट्स व्हाई इट विल सेटल डाउन एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ओके। फिर इसके ऊपर द सेकेंड वन विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर पे हैवी है, डेंसिटी इसकी न्यूक्लियस से कम है तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद लाइसोसोम्स, एंड बिकॉज द राइबोसोम्स आर द लाइटेस्ट इन दीज 4 ऑर्गेनेल्स, सबसे ज्यादा हल्के, तो वो हमें टॉप के ऊपर नजर आएंगे। फिर इनको वहां से आइसोलेट किया जाएगा और हम अपने ऑब्जर्वेशंस के लिए इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, ये टेक्निक अभी यहाँ पे आपको बड़ी डिटेल में मैं दिखाने लगा हूं कि सबसे पहले नंबर पे हम कुछ टिश्यूज के सैंपल्स लेते हैं, उन सैंपल्स को किसी भी ब्लेंडर के अंदर या ग्राइंडर के अंदर रख के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है, ओके। दैट इज नोन एज होमोजेनाइजेशन, कि हम एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बना लेते हैं जिसमें सेल्स का और उनके टिश्यूज का जो आपस का फर्क है वो देखने से हमें नजर नहीं आता, तो हम कहते हैं हमने इसको होमोजेनाइज कर लिया। ऑलराइट, यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस होल थिंग, ये जो भी हम मीडियम वगैरह यूज कर रहे हैं, इट शुड बी केप्ट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्यों रखा जाता है? ताकि एंजाइम एक्टिविटी स्लो रहे और इंटरनल जो ऑर्गेनल्स या सेल्स जो हमने स्टडी करने हैं वो कहीं डीनेचर ना हो जाए, ओके। तो इस वजह से लो टेम्परेचर पे रखा जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो क्या है कि जब अच्छी तरह उसको डिसरप्ट कर लें या होमोजेनाइज कर लें, फिर उसमें से कुछ सैंपल्स लें और एक मीडियम लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सुक्रोज सोल्यूशन हो सकता है, अगर न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी कर रहे हैं तो सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया जा सकता है, या फिर सिंपली वाटर को भी लिया जा सकता है, जिसके साथ हमने उनकी डेंसिटी को कंपेयर करना है कि उस मीडियम से हैवियर है या लाइटर है, ये चीज हम बाद में डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या किया जाएगा, इसमें से कुछ सैंपल्स लें और इन सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पुट कर दिए जाएं। अब जैसे ये सैंपल्स आप पुट करेंगे उसके बाद इनको फिक्स किया जाए मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसके अंदर फिक्स करने के बाद आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाना स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, मैं अगेन इन्हीं चारों ऑर्गेनल्स पे आऊंगा। अब जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इनको स्टडी करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन आप पहले नॉर्मल सी स्पीड पे चलाएं और फिर उसके बाद जो है उसकी आहिस्ता 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 स्पीड बढ़ाते चले जाएं। तो अब क्या होगा, होमोजेनाइज हमने पहले से कर लिया हुआ है, बहुत सारे जो उसके इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं उनकी डिसरप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूज मशीन को कुछ देर के लिए चलाएंगे, उसके बाद उसको बंद करेंगे, तो फिर टेस्ट ट्यूब्स को सेपरेट कर लिया जाएगा। जब टेस्ट ट्यूब्स को अलहदा से हम ऑब्जर्व करेंगे बाहर निकालने के बाद, तो अगेन वही रिजल्ट्स नजर आएंगे जो अभी मैंने आपको बताए थे। न्यूक्लियस इज द हेवीएस्ट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, तो न्यूक्लियस विल बी एट द बॉटम, ओके। उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर लाइसोसोम्स, एंड एट द टॉप राइबोसोम्स। सो दिस होल टेक्निक इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑलराइट, सो इसको अगर लिखना पड़े तो किस तरह से लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यहां पे मेंशन कर देता हूं इसकी स्टेटमेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन इज व्हाट? It is a process in which the cells are homogenized, or you can say disrupted, and then the components are separated by spinning
the cells at normal speed and the components that are now organelles are separated due to their density gradients. All right, students, this is centrifugation. Okay, sometimes ऐसा भी possible है कि कुछ components जो कि सेल के अंदर उसके different organelles के साथ attached हैं वो इतने easily अलहदा नहीं होते normal speed पे, तो उसके लिए फिर हमें centrifuge machine की speed बहुत ज़्यादा तेज़ करनी पड़ती है. जब हम उसकी speed बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं तो उसके लिए फिर term use की जाती है ultra centrifugation. ओके, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेम यही चीज ऊपर वाली डेफिनेशन आप अप्लाई करेंगे, लेकिन यू विल ओनली चेंज नॉर्मल स्पीड विद द हाई स्पीड. आप सिर्फ लिखेंगे कि नॉर्मल स्पीड की बजाय हाई स्पीड पे अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है विद इन द सेल्स तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट देयर इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन. This short question is, what are the basic components of a cell? What are the basic components of a cell? किसी भी सेल के कितने बुनियादी कंपोनेंट्स हो सकते हैं? ओके, अब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं प्रीवियस सेशन में ये बात मैं आपको बता चुका हूं. According to Schleiden and Schwann, there are three basic components of a eukaryotic cell: plasma membrane, the outermost boundary, the cytoplasm, the gelatinous material within the plasma membrane, and the third one is the control center of the cell, that is nucleus. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में कॉमन फीचर है. साइटोप्लाज्म इटसेल्फ इट्स अ कॉमन फीचर. न्यूक्लियस की बेस पे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक स्ट्रीम्स. दो बड़ी क्लासेस बना दी गई हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड एज टाइप्स ऑफ सेल्स. और टाइप्स ऑफ सेल्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड. ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन आर प्रोकैरियोट्स, द सेकंड वन आर यूकैरियोट्स. Prokaryotes, they are made up of primitive type of cells. पुरानी किस्म के सेल्स हैं इनके पास, और किस वजह से इनको हम कह रहे हैं कि दे बिलोंग टू द प्रिमिटिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? वजह इसकी है दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस. इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है. ऑलराइट, अभी जो ऊपर बात मैंने आपको बताई थी कि न्यूक्लियस की बुनियाद पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो डिफरेंट बड़ी क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है. तो उन दोनों क्लासेस में जो पुराने वाले थे दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस. ऑलराइट, ऑल्दो इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन दे हैव क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियोइड. एक डेंस रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पे इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसको सस्पेंड करके रखा जाता है. चूंकि इट इज नॉट बाउंड बाय अ डेफिनेट टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, इसके पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक प्रिमिटिव टाइप का सेल है. ऑलराइट,
Then what could be the possible examples? Most familiar, bacteria. All right, bacteria best example है prokaryotic cells की, क्योंकि eukaryotic organization से पहले से bacteria जो हैं इस कुराए अर्ज के ऊपर exist कर रहे हैं. Then the eukaryotes. Eukaryotes are complex. In other words, हम ये भी कह सकते हैं they are a little bit advanced than the prokaryotic cells. Then they have a definite nucleus. इनके पास एक well defined nucleus मौजूद है. Alright? और प्रोकैरियोट्स की निस्बत थोड़े ज्यादा कम्प्लेक्स हैं. क्योंकि डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद है तो इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुकी हुई है. ऑलराइट, ये किस तरह से डेवलप हुई है, न्यूक्लियस का क्या रोल है, ये हम डिटेल में देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर. वेल, राइट नाउ द यूकैरियोट्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से हो सकते हैं? ओके, दोज हु possess a cell wall. कुछ वो हैं जिनके पास सेल वॉल मौजूद है. ऑलराइट, एंड दोज who lack a cell wall, जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है. ओके, सो द फर्स्ट वन, plants, the producers of the ecosystem. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खुराक प्रोवाइड करने वाले जो जानदार हैं, दे आर द प्लांट्स. और इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ऑलराइट, द सेकंड ग्रुप इज फंजाई एंड द थर्ड वन हम ऐड कर सकते हैं यहां पे एल्गी. ऑलराइट, ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं. ऑल ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स दे हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस. इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड. और यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में सेल वॉल वाले तीन बड़े ग्रुप्स ये बना रहे हैं. ओके, ऑन द अदर साइड दैट ग्रुप व्हिच लैक्स अ सेल वॉल, उसमें हम खुद शामिल हैं, एनिमल सेल्स. ऑलराइट, एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं है जो उसकी शेप को मेंटेन रख सके. तो दिस ग्रुप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, it lacks a good or well developed cell wall. All right students, फिर इसके साथ ही एक छोटा सा objective part मैं ऐड करता चलूं about the size of the cell. About the size of the cell, the smallest cells, they can range up to micrometers. All right, micrometer 1 into 10 to power minus 6 of the meters. All right, smallest size इसका यहां से start हो सकता है. And the biggest could be as much as size of an ostrich egg. All right, okay students, so this is all about today's topic. इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं. फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज द माइक्रोस्कोपी अबाउट द रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन. इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर. आज इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस सेशन में जो लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा था मैंने, उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा. और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म. ओके, सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. The first thing was the question from the previous session. लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन मैंने एंड पे पूछा था कि जब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेसेस सेल के अंदर मुकम्मल किए जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कुछ हिस्से टूट जाते होंगे, कुछ लॉस हो जाता होगा.
तो उस लॉस को पूरा करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को किस तरह से रिपेयर करती है, किस तरह से रीजॉइन किए जाते हैं एंड्स, और किस तरह से हील अप होती है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन था लास्ट सेशन में। अब इसका आंसर मैं आपको बताने लगा हूं। आप लोगों ने बहुत सारा काम किया होगा इस पे, मे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीजें भी आपने स्टडी की हो इसके आंसर तलाश करने में, बट द आंसर इज वेरी सिंपल। बहुत आसान सा एक मैं आपको जवाब इसका बताने लगा हूं, एंड दैट इज इनसाइड द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग एक चीज मैंने आपको बताई थी कि द फॉस्फोलिपिड्स गिव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फ्लूइड नेचर। वो हर वक्त मूव करती रहती है, वो डायनामिक मूवमेंट उसकी हमें नजर आती रहती है। तो जो फॉस्फोलिपिड हेड्स हैं और फॉस्फोलिपिड टेल्स हैं वो एक पूरा फॉस्फेटिडाइल कोलिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जैसे ही कोई वैक्यूल अलहदा होकर चला जाता है या इनवर्ड पिंच ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अपनी फ्लूइडिटी की वजह से रीजॉइन कर जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और इनके मिल जाने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद से एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के जरिए अपने आप को ठीक कर लेती है। सो दिस वाज द आंसर। ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं सेल वॉल। सेल वॉल is one of the most important components for plant cells especially. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सेल वॉल, it is the outermost boundary of plant cells and it is absent in animal cells. This is the easiest or simple definition of the cell wall. अब सेल वॉल के मुतालिक अगला सवाल जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि क्या सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल्स में ही मौजूद होती है? नो, ऐसा नहीं है। कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद हो सकती है। सबसे पहले मैं प्लांट्स का ही दोबारा नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि फिर इसके मुतालिक आपको एक पॉइंट बताता हूँ अभी मैं। द सेकेंड ग्रुप इज बैक्टीरिया, द प्रोकैरियोटिक ग्रुप, एंड द थर्ड ग्रुप इज फंजाई, most significant decomposers of the ecosystem. Okay, तो ये तीन ग्रुप्स हैं जिनके पास सेल वॉल्स मौजूद हैं। In plants, the cell wall is made up of cellulose, polysaccharide carbohydrate है। In bacteria, it is made up of peptidoglycan or murine. Okay, peptido प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, बीच में अमीनो एसिड्स के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और म्यूरिन है एक ही मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है ये। फंजाई, दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेल वॉल की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें 3 मुख्तलिफ इकसाम की सेल वॉल्स मौजूद हैं, और डेफिनेशन के अंदर मैंने ये बात मेंशन कर दी है कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल। इसके लिए मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ओके, सो द डिस्कवरी goes to the Robert Hooke. अब अगर आपको याद हो तो एक बात प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताई थी कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया तो उस डिस्कवरी के साथ इसने ये कहा था कि द सेल्स दे हैव थिक वॉल्स बट दे आर हॉलो चैम्बर्स। ओके, तो वो जो थिक वॉल्स थी दे वर एक्चुअली द प्लांट सेल वॉल्स, क्योंकि वो कॉर्क टिश्यू को ऑब्जर्व कर रहा था, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि he discovered the cell walls for the first time. Next is about the composition of the cell wall. Cell wall बनी किस चीज से हुई है? पहले आपको मैं इसके स्ट्रक्चर के मुतालिक बताता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे, in plant cells the cell wall is made up of 3 different layers.
Okay, the first layer is primary wall, which is also known as the true cell wall. इसको हम क्यों ट्रू सेल वॉल कहते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल, and the third one is middle lamella layer. Okay, so 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है प्लांट्स की सेल वॉल. अब इन तीनों लेयर्स को अगर यहां पे आप फोकस करें तो इनके सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताने लगा. ओके, अब देखें ये जो प्लांट सेल आपको नजर आ रहा है यहां पे, इस सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज सेल वॉल. But cell wall is further differentiated into 3 regions. Okay, very next to the plasma membrane is secondary wall. Okay, secondary wall के बाहर मौजूद है primary wall, और primary wall के बाहर जो 2 cells को जोड़ने वाली एक तीसरी layer है that is middle lamella. That's why it is also known as cementing layer, कि ये 2 साथ वाले cells को आपस में adjacent cells को जोड़ने के काम आती हैं. Alright, अब यहाँ पे एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि why secondary wall is on the inner side of the primary wall, जबकि हमने तो यहाँ पे कहा है कि प्राइमरी वॉल जो है वो ट्रू सेल वॉल है, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फौरन बाद आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं कि why primary wall is the true cell wall. Primary wall is known as true cell wall because this layer is present or formed in every daughter cell of the plant. Okay, जब भी प्लांट में कोई नया सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है तो जो सबसे बाहर वाली लेयर उसके ऊपर पैदाइशी तौर पे बनाई जाती है that is known as the primary cell wall, which is actually made up of cellulose. Okay, फिर जो secondary wall है, why it is present on the inner side of the primary wall and closer to the plasma membrane. तो इसका जवाब ये है कि it is produced by secretions of the cell during its growth and maturity. जब कोई भी सेल बड़ा हो रहा होता है तो बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में से प्रोटोप्लाज्म में से बाहर निकाली जा रही होती हैं. तो ये जो चीजें बाहर निकल रही हैं वो एक्यूमुलेट होते 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 उसको बाहर वाली सेल वॉल को और ज्यादा थिक कर देती हैं और मजबूत बना देती हैं. तो ये सेकेंडरी वॉल की लेयर कहलाती है. बाद में मिडल लेमेला सीमेंटिंग लेयर. कोई भी जो प्लांट टिश्यू है, स्पेशली जो वुड है, आपको नजर आती है इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है लकड़ी, तो उसकी स्ट्रेंथ के पीछे एक फैक्टर मिडल लेमेला भी है कि मिडल लेमेला जो एडजेसेंट सेल्स हैं, साथ वाले सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल्स को आपस में जोड़ के रखती है. इवन के जब कोई भी प्लांट जो है वो डेड हो जाए उसके बावजूद उन सेल्स को ऐसा नहीं होता कि कोई प्लांट सेल जो प्लांट का टिश्यू है वो डेड हुआ है तो सारे सेल्स डिस्पर्स होना शुरू हो जाए, बल्कि क्या होता है कि वो इंटैक्ट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं. एंड दैट क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वुड इज ड्यू टू द मिडल लेमेला, क्योंकि ये एडजेसेंट सेल वॉल्स को जोड़ के रख रही है साथ. इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल लेयर्स. केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से इसको हम अगेन तीनों लेयर्स को डिफरेंटली डिस्कस करते हैं. दिस इज केमिकल composition. Now, according to the chemical composition, again, I'm going to divide the cell wall into 3 layers. तीनों layers में इसको मैं फिर से तकसीम कर देता हूँ. The first one is middle lamella. अब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं. The second one is primary wall, and the third one is क्या नाम होगा? Secondary wall. ये तीनों लेयर्स स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, तो केमिकली क्या सेम है या डिफरेंट है ये अभी हम इस डिस्कशन में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन. ओके, समटाइम्स इसको हम कहते हैं पेक्टिन कंपाउंड्स से बनी हुई है. पेक्टिन कंपाउंड्स मींस व्हाट?
हो सकता है पेक्टिन के साथ कुछ और कंपोनेंट्स आके अटैच हो जाएं जो कि सेल्स को आपस में जोड़ के रखने में मदद दे सकते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज पेक्टिन कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल सबसे ज्यादा जिस वर्ड के साथ आप फेमिलियर हैं, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज और अगेन पेक्टिन इसके अंदर भी मौजूद है. ओके, दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल. अब सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन्स. सेकंड जो हमने यहां पे कंपोनेंट लिखा है दैट इज हेमीसेल्यूलोज. हेमीसेल्यूलोज, हेमी आधा. ओके, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चरली थोड़े छोटे हैं सेल्यूलोज फाइबर्स की निस्बत. पेक्टिन कंपाउंड्स अगेन. एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सिक्रीशंस. बहुत ज्यादा चीजें जो साइटोप्लाज्म में से खारिज हुई हैं उनके मिल जाने से ये सेकेंडरी वॉल बनी है. तो इस वजह से सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन बाकी दोनों की निस्बत ज्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हो सकती है. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. ओके, then it is made up of waxes जो इसको waterproof बनाती हैं सेल वॉल को. Then it is made up of silica, इसके अंदर cutin, lignin और सुब्रिन मौजूद हो सकते हैं, एटसेट्रा. और कंपाउंड्स भी ऐड किए जा सकते हैं. बट नाउ द थिंग इज कि ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं ये रोल क्या प्ले कर रहे हैं. ओके, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आता है सेल वॉल का, उसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट. क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहां पे नजर आ सकती है? हमारे इर्द गिर्द डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. सबसे पहले नंबर पे जो ये दरवाजों में और खिड़कियों में जाली इस्तेमाल की जाती है, इसको अगर आप देखें तो ये एक फाइबर ऊपर और दूसरा नीचे से पिरोए हुए गुजर रहे होते हैं. तो ये एक क्रिस क्रॉस एट राइट एंगल टू वन अनदर नजर आते हैं. फिर इसी तरह ये जो फाइबर्स हम लोग जो यूज करते हैं ड्रेसेस वगैरह में, इन फाइबर्स में जितने भी धागे हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में पिरोए हुए हैं. ऑलराइट, बट इस चीज को मजीद स्ट्रेंथन अप करने के लिए क्यूटिन, लिग्निन, सुब्रिन वगैरह डिपॉजिट कर दिए जाते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से कि आप कोई एक्स्ट्रा लेयर का कोट बना दें उसके ऊपर. जैसे जाली की एग्जांपल दी है मैंने आपको, तो उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा लेयर उसके ऊपर डेवलप हो जाएगी जो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन अप और उसको बचाएगी कोरोड होने से, एनवायरमेंटल इफेक्ट से. फिर जो सिलिकेट्स और वैक्सेस हैं ये उसको स्लिपरी और उसको वाटरप्रूफ बनाते हैं ताकि हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाए और पानी में ऐसा ना हो कि वुड जो है वो डिसॉल्व होके तो प्लांट्स जो है वो डिसॉल्व होके खत्म होना शुरू हो जाए. ओके, सो दिस इज अबाउट द केमिकल कंपोजिशन. ये वाला पोर्शन अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. तो आप तीनों लेयर्स को इसी तरह से डिस्टिंग्विश करके इसको लिख देंगे तो दिस विल बी अ फुल फ्लेज शॉर्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेल वॉल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली प्लांट्स के रेफरेंस से. दिस इज नोन एज प्लाज्मोडिस्मेटा. ओके, व्हाट इज प्लाज्मोडिस्मेटा? Plasmodesmata are the cytoplasmic connections between adjacent cells. जो साथ साथ वाले सेल्स हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्टेड है ड्यू टू स्पेशलाइज्ड अपर्चर्स और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बिटवीन द सेल वॉल. तो उन स्पेशलाइज्ड गेट्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके, अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है इसको मैं यहां पे एक फिगर के साथ एलेबोरेट करता हूं कि इफ दिस इज अ प्लांट सेल और उसके साथ एक नेबरिंग प्लांट सेल मौजूद है, अब इन दोनों प्लांट सेल्स के अंदर अपेरेंटली कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा. ओके, लेकिन जब इन प्लांट सेल्स को क्लोजली हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके साइटोप्लाज्म जो हैं दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर.
द साइटोप्लाज्म्स हैव कनेक्शंस विद वन अनदर, और जिसकी वजह से मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे में आराम से पास ओवर किया जा सकता है। स्पेशली इसके लिए एक और टर्म टेक्निकली यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सिंपलेस्ट पाथवे। तो सिंपलेस्ट पाथवे में जब मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है विद इन द प्लांट सेल्स, तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा का बहुत अहम किरदार है। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें आमतौर पे प्लांट सेल्स में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और एंजाइम्स एक्सचेंज के लिए, जिसकी वजह से प्लांट ओवरऑल ग्रो करता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन प्लाज्मोडेस्माटा के बाद फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल, इसको डिफाइन किया है हमने, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो कोई तो फंक्शन परफॉर्म करती होगी। तो बाउंड्रीज का सबसे अहम फंक्शन जो होता है दैट इज प्रोटेक्शन। फिर चूंकि ये रिजिड होती है, सख्त लेयर है, इसका मतलब है इट कैन मेंटेन द शेप। ओके, और फिर उसके बाद बहुत बड़े साइज के समटाइम्स मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स वगैरह एंटर होने की कोशिश करें तो प्लांट सेल वॉल ऑल्दो इट इज परमिएबल, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल्स को ये उन पोर्स में से गुजरने की इजाजत नहीं देती। तो इट कैन ऑल्सो रेगुलेट, वी कैन से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स across it। एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें से छोटे पार्टिकल्स और वाटर तो आराम से मूव कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ बड़े पार्टिकल्स अगर एंटर होने की कोशिश करें तो उनको सेल वॉल ब्लॉक कर सकती है। तो इस वजह से ये इसका एक और एक्स्ट्रा फंक्शन है। ओके, सो दिस इज सेल वॉल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं हम। इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस present between nuclear envelope, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, सो साइटोप्लाज्म क्या है? ये वो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो कुछ भी आपको फिल्ड अप नजर आए, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी घूम फिर रहे होते हैं, बहुत सारी इंक्लूजन्स भी मौजूद होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ वैक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो ये सब कुछ होल्ड किसने किया हुआ है? साइटोप्लाज्म ने। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। जिलेटिनस जेल लाइक भी हो सकता है, लेकिन मेजर पोर्शन इसका केमिकली चूंकि वाटर पे मुश्तमिल है तो हम इसको एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ओके, देन वी कैन डिफाइन on the basis of cytoplasm two different parts. One is ectoplasm and the other one is endoplasm. Okay, अब देखें ये जो एनिमल सेल यहां पे नजर आ रहा है आपको, इस एनिमल सेल के अंदर जो हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब वाला है दैट इज एक्टोप्लाज्म। ओके, दिस वन द एक्टोप्लाज्म। अब जो एक्टोप्लाज्म है सेल के बाहर वाला, एक्टो आउटर, ओके, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो ज्यादा जेल लाइक है और पेरिफेरल एरियाज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब मौजूद है, दैट इज एक्टोप्लाज्म। ओके, जो दूसरा पार्ट है दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है वो आमतौर पे ग्रैन्युलर नजर आता है ज्यादातर सेल के अंदर जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो वाला एरिया एंडोप्लाज्म कहलाता है। एंडो इनवर्ड,
अंदर वाला हिस्सा टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द कोर ऑफ द सेल। और कोर ऑफ द सेल को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जो न्यूक्लियस के करीब है, दैट इज एंडोप्लाज्म। ओके, फिर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के साथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज साइटोसोल। ओके, साइटोसोल, फोकस ऑन द टर्म। साइटोसोल क्या है? साइटो सेल, सोल सॉल्यूशन। सो सेल के अंदर वो वाला एरिया जहां पे बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस बनते हुए नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। ओके, साइटोसोल वाले पार्ट के अंदर हमें दो चीजें नजर आ सकती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर जिसको आप कह सकते हैं, कुछ आयंस और शुगर्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जब डिसॉल्व होते हैं आके साइटोसोल के अंदर, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना देते हैं, जिसमें से फिर डिस्टिंग्विश करना या डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। ओके, अब साइटोसोल के ट्रू सॉल्यूशन बनाने की एक और वजह भी है स्टूडेंट्स, और वो क्या वजह है कि द 90% ऑफ साइटोसोल इज वाटर। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जो भी कुछ इस तरह की चीजें जो पानी के अंदर आराम से हल हो जाएंगी, वो इसके अंदर आके होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगी और हम कहेंगे ये इसने ट्रू सॉल्यूशन बना दिया। ओके, देन इज द सेकंड पार्ट, कोलॉइडल सॉल्यूशन। डेंस पार्टिकल्स या बड़े स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं, लाइक इट्स ऑर्गेनेल्स, वो सब के सब इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, सो कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन बना रहा है? वेरी लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स। और ऑर्गेनेल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो साइटोसोल में ये दो ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म होते हुए हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, what could be the difference between soul and gel of the cytoplasm? Okay, soul वाला हिस्सा कौन सा है और gel वाला हिस्सा कौन सा है? तो soul is the cytosol. Okay, ये वाला part colloidal हो सकता है और granular हो सकता है। Okay, और cytosol है तो एंडोप्लाज्मिक रीजन में है, इट इज टुवर्ड्स द कोर ऑफ द सेल, अंदर वाले हिस्से में। जेल, इट इज विस्कस पार्ट। जेल है तो विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा हिस्सा है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेल। जो सेल के बैरूनी हिस्से हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब वाले, वहां पे ये जेल वाला पार्ट होगा। और इसका एक और बेनिफिट भी होता है सेल को कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है। Okay students, then now we'll talk about the functions of the cytoplasm. Okay, functions of the cytoplasm के साथ सबसे important point, सेल के अंदर जो कुछ भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, they will be stored inside the cytoplasm. Okay, so we can say the most important function is storage of particles. Second function इसका क्या हो सकता है? It provides area for metabolic reactions, for example, glycolysis. Glycolysis respiration के reactions का पहला part है, जिसके बहुत सारे different steps जो हैं, they are accomplished, they are completed inside the cytoplasm. Okay? Next, it
keeps the organelles organized within the cell। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, वो सब के सब साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स या सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद हैं, तो उन सबको मेंटेन करना, उन सबको अपने साथ रखना, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उन ऑर्गेनेल्स के अंदर भी जो कुछ हो रहा होता है उसके लिए समटाइम्स जो सप्लाई ऑफ मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स है that is provided by the cytoplasm. Okay, students? Then one of the most important part that can be most important function of the cytoplasm, this is known as cyclosis or streaming movement of the cytoplasm. Streaming movement या cyclosis क्या चीज है ये? ओके, इसको एक फिगर से हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे कि ये जो एनिमल सेल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इट इज नॉट स्टेगनेंट, ये रुका हुआ नहीं है, इट इज शोइंग वेरी स्लो मोशन विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री है उसके अंदर साइटोप्लाज्म गोल 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 घूमता रहता है। ओके, अब चूंकि ये मूव करता रहेगा इसके अंदर, तो गोल गोल घूम रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं साइक्लोसिस, चक्कर लगा रहा है उसमें। ओके, और स्ट्रीमिंग मूवमेंट का फायदा क्या होता है कि इस मूवमेंट की वजह से द न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उनको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, और वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि साइटोप्लाज्म की अंडरस्टैंडिंग प्रोटोप्लाज्म की एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेटेड है। ओके, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद है। ओके, अब प्रोटोप्लाज्म को इजीएस्ट वे में अगर आप याद रखना चाहें तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखने लगा हूं, द न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म is protoplasm. ओके, इसको एक और वे में हम डिफाइन कर लें, ये तो इसका आसान तरीका मैंने आपको बता दिया याद रखने के लिहाज से। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टोटल लिविंग मटेरियल inside a cell is protoplasm. Okay students, तो प्रोटोप्लाज्म के साथ यहीं पे इस सेशन को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के